तो क्लास 9th स्टूडेंट्स, अभी भी हम आपका चैप्टर 5th ही पढ़ रहे हैं। आपका चैप्टर 5th ही पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम अभी भी, जिसमें आपका स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपका ये अब लास्ट पार्ट होगा, इसमें मैं आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दूँगी। मुझे पता है कि आपका ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है स्टूडेंट्स, बट कोई नहीं, ये चैप्टर धीरे धीरे करके मैं इजीली आपको क्या करने वाली हूँ, आपका क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे, अब हमें क्या पढ़ना है। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इसमें आपका रिलीजियस लाइफ एंड द एमरजेंस ऑफ भक्ति के बारे में, ठीक है। आपके धार्मिक जीवन और आपके भक्ति के उदय के बारे में बताएंगे हम इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर। अब इसमें बताएंगे हम आपका जो भी आपका वैदिक टाइम पे क्या होता था स्टूडेंट्स, आपका जो भी आपकी किस तरीके से आपका पूजा पाठ की जाती थी, ठीक है, किस तरीके से आपका हिम्स वगैरह, आपके भजन वगैरह किस तरीके से गाए जाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि किस टाइम पे क्या पूजा की जाती थी, ठीक है। तो अब बताएंगे इसमें वैदिक काल में जो आपके देवताओं का कोई भी क्या था उस टाइम पे स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके की आपका रिजिड स्ट्रक्चर नहीं था उस टाइम पे। किसी भी तरीके की वहाँ पे क्या होता था स्टूडेंट्स, आपका वहाँ पे उस टाइम पे जो डिफरेंट ड्यूटी एंड और आपका सुप्रीम और डिफरेंट आपका हिज्म ऑफ द वैदिक, इसके अंदर मतलब कोई भी आपका ऊंच नीच नहीं मिलती थी। सबके सब क्या करते थे, आपका सबके सब आपका देवी देवताओं को मानते थे, ठीक है। और देवी देवताओं के विभिन्न जो आपके भजनों को अलग अलग देवताओं को बताया जाता था कि भाई अलग अलग भजन आपकी क्या करते थे स्टूडेंट्स, आपका अलग जो भी आपका जो गॉड होता था उसको मतलब कि बताते थे कि भाई ये इस गॉड के लिए आपका भजन है, ठीक है, इसको सर्वोच्च माना गया है, तो इस तरीके से बताते थे, ठीक है। अब इसमें बताएंगे आपका जो यज्ञ है, यज्ञनाज, ठीक, देवी देवताएं जो होते थे आपके स्टूडेंट्स, जो उनका प्रेयर करने का तरीका था, इस पर आपका सैक्रिफिशियल रिचुअल्स क्या था, यज्ञनाज। देवी देवताओं को जो आपकी प्रार्थना की जाती थी वो किसके थ्रू की जाती थी स्टूडेंट, यज्ञनाज के थ्रू की जाती थी, ठीक है। और जिसमें आपका क्या किया जाता था, जो आपका फायर को क्या किया जाता था, अग्नि को क्या दी जाती थी, आपका आहुति दी जाती थी, ठीक है। जो आज के टाइम पे आप देखते हो कि विच इन्वॉल्व मेकिंग ऑफरिंग मोस्ट ऑफ्टन टू द स्केर्ड फायर, ठीक है। उस टाइम पे क्या किया जाता था स्टूडेंट, जो आपकी पवित्र अग्नि में क्या दी जाती थी, आहुति। जैसे आज के टाइम पे जो आपका सनातन धर्म के लोग हैं वो देखते हैं ना, कितने सारे उनके हवन वगैरह होते हैं, उसके अंदर वो आहुति अग्नि को देते हैं, अग्नि के सामने ही वो पूजा पाठ करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती थी। वहीं जो आपके वैदिक पीपल्स होते थे वो किस में आपका विश्वास करते थे, वो नेचर में विश्वास रखते थे, ठीक है, वो प्राकृतिक से जुड़े हुए थे, ठीक है। और जो प्रत्येक जो वैदिक आपका देवता थे वो किस किस को अपना देवता मानते थे, नेचर में किस किस को अपना देवता मानते थे, सन को, रेन को, फायर को, अर्थ को, ठीक है। आपका इन सब चीज़ों को क्या मानते थे स्टूडेंट्स, वो अपना देवता मानते थे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो एंशियंट प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टुडे, जो आपकी प्राचीन परंपराएं आज भी क्या हो रही है, आज भी फेस्टिवल के रूप में मनाई जा रही है। जैसे इंडिया के अंदर हम एग्जांपल दे सकते हैं आपका, जो आपकी छठ पूजा है आपका, और जो मकर संक्रांति है, जैसे त्योहारों के रूप में आज भी ये परंपराएं क्या है, चली आ रही है, मनाई जाती है। जैसे आप छठ पूजा में देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका सूर्य को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाता है, आपका महत्व दिया जाता है। तो वही है कि आज भी लोग किससे अटैच है स्टूडेंट्स, प्रकृति से कहीं ना कहीं अटैच हैं। और जो भी आपका पुराने टाइम में समाजों में क्या होता था, सारे के सारे क्या किस पे रहते थे, आपका डिपेंड किस पे रहते थे, आपका कि सारी सोसाइटी डिपेंड ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल, आपका नेचर पे ही सर्वाइव करती थी, ठीक है। इसलिए प्रकृति को आपका केवल रिसोर्स नहीं माना जाता था स्टूडेंट्स, नेचर को सिर्फ रिसोर्स की तरह ही नहीं देखा जाता था, बल्कि उसे किस तरीके से देखा जाता था स्टूडेंट्स, आपका एक पावरफुल, ठीक है, और आपका जो पवित्र, ठीक है, और आदरणीय शक्ति के रूप में उनको क्या किया जाता था,
वर्ल्ड व्यू, वैदिक वर्ल्ड व्यू, इन सब चीज़ों के रूप में उनको देखा जाता था। आपका किसको? नेचर को देखा जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेचर को स्केर्ड रिसोर्स बट एज स्केर्ड एंड पावरफुल द वैदिक वर्ल्ड व्यू देयर फोर रिफ्लेक्टेड एन अर्ली सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड नेचर। इन सब चीज़ों को क्या माना जाता? पवित्र, शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल माना जाता था। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि पुराने टाइम पे लोग किसकी सबसे ज़्यादा पूजा करते थे? आपकी नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, और वहीं आपका जो ओवर टाइम द वैदिक रिलीजियस ट्रेडिशन इन्वॉल्व टूवर्ड्स फॉर्म्स फॉर वर्शिप सेंट्रल ऑन पर्सनल डिटाइज सच एज वैष्णव, विष्णु एंड शिवा एंड शक्ति, लेइंग द फाउंडेशंस फॉर लेटर डिवोटेशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब हम इसमें आपको क्या बताएंगे? आपका अब उस टाइम पे क्या किया जाता था? जो आपका वैदिक जो आपका रिलीजन था, वैदिक जो आपका धर्म परंपरा में किसको सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता था? किसको पूजा जाता था? आपका जो विष्णु और आपका शिव को। ठीक है, किसकी पूजा की जाती थी स्टूडेंट? देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें आपका कौन शामिल थे? आपके विष्णु और शिव शामिल थे। ठीक है, आगे चलकर इसको ही क्या बोलने लगे हम? और शक्ति की पूजा की जाती थी। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा का केंद्र, जिसके आगे चलकर किसकी नींव रखी गई स्टूडेंट्स? आपकी इनके थ्रू किसकी नींव रखी गई? आपकी भक्ति की। पुराने टाइम में वैदिक धार्मिक परंपरा में लोग विष्णु को, शिव को, शक्ति को जैसी देवी देवताओं की क्या करते थे? पूजा करते थे, जो आगे चलकर क्या बन गई स्टूडेंट्स? आपकी एक भक्ति बन गई, प्रैक्टिस में आ गई आपकी भक्ति की। ठीक है, और वहीं स्टूडेंट्स आपका जो जितने भी आपके जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी आपके रिचुअल्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपके वैदिक जितने भी आपके रिचुअल्स के साथ के को बिना किससे जोड़ा गया था? उनको जो आपके जटिल वैदिक जो रिचुअल्स के बिना ईश्वर से सीधा जुड़ाव। मान लो क्या मानते थे स्टूडेंट्स कि हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी आपका बिना आपके रिचुअल से, गॉड से, विदाउट द नीड ऑफ एलिब्रेट रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड इन द वैदिक एंड विच वाज असेंबल टू द रिग्रेडलेस ऑफ द क्लास ऑफ जेंडर। अब इसके अंदर आपका क्या बताया गया कि ईश्वर से सीधे जुड़ाव होता था बिना किसी आपके रिचुअल के, और यह मार्ग लिंग या आपके किसी भी तरीके के क्लास या जेंडर के लिए क्या था? एक बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, अब वो क्या था? मतलब अगर कोई भी क्लास, ठीक है, आपका जो बिना किसी भेदभाव के वो क्या कर सकते थे? वो भगवान को मान सकते थे। आपने देखा होगा एक टाइम पे क्या आ गया था आपका बहुत ज़्यादा कि आपको नीची जाति के हो, आपको मंदिर में नहीं जाना। तो वही है कि आप नॉर्मली आप अपना भक्ति करके भी आप क्या कर सकते हो? भगवान की पूजा कर सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो 6th सेंचुरी के अंदर आपका बताया गया है भक्ति एज अ लॉन्ग ट्रेडिशनल इन इंडिया। आपको पता है कि जो भक्ति है आपका बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ट्रेडिशनल रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, वही आपका जो महाभारत है, आप देख सकते हो, आपका अर्ली रेफरेंस के रूप में महाभारत को देख सकते हो आप। ठीक है, अब वहीं आपका स्टूडेंट्स आपको बताया गया जो आपका 6th सेंचुरी का जो आपका तमिल क्षेत्र, जो आप कहेंगे तमिल रीजन है, उसके अंदर आपके कौन सबसे ज़्यादा वो थे, किन के माध्यम से उनके भक्ति की गई थी? जो आपके अलवार और नया नार्स होते हैं ना आपका, ठीक है, नायन मारो के आपके जो होते हैं उनके थ्रू क्या की गई थी? भक्ति आंदोलन किए गए थे। 6th सेंचुरी में जो तमिल रीजन था आपका साउथ वाला, वहाँ पे आपके अलवारों और नायन मारो के माध्यम से ये आपके क्या हुए थे? आपके भक्ति से रिलेटेड आपके आंदोलन हुए थे। ठीक है, एक्टिविटीज़ हुई थी वहाँ पे। जो स्टूडेंट्स आपके अलवार होते हैं ना, अलवार्स कौन होते हैं आपके? जो आपके 12 आपके संत पोइट्स होते हैं, जो आपके 12 संत कवि
जिन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, आपके भगवान विष्णु, प्राइजेस ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की ये क्या करते थे, ये पूजा करते थे और इनके अकॉर्डिंग क्या करते थे, इनके लिए भजन बनाते थे, ठीक है, हिम्स बनाते थे इनके लिए। क्या बनाते थे स्टूडेंट्स, हिम्स बनाते थे इनके लिए, भजन बनाते थे, किसके लिए, लॉर्ड विष्णु के लिए। ये आपके जो आपके अलवार्स हैं वो किससे रिलेटेड है, आपके विष्णु से रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपके आपके जो नायन मार्स हैं, आपके कौन, जो आपके नयन मार्स है ना, वो कितने थे, 63। आपके जो वो है ना 63, ये आपके कौन थे, ये शिव को मानते थे, ठीक है। भगवान शिव को क्या करते थे, ये लोग मानते थे, उनकी उसमें क्या करते थे, ये भजन बनाते थे। अलवार्स किसको मानते थे, आपके विष्णु को मानते थे। और आपके जो नयन मार्स हैं वो किसको मानते थे स्टूडेंट्स, आपके शिव को मानते थे। आपके हलवार की संख्या कितनी थी, 12 संत कवि थे। और जो आपके नयनार्स की संख्या कितनी थी आपके स्टूडेंट्स, कितनी थी, इनकी 63 थी और इनकी कितनी थी, आपकी अलवार्स की कितनी थी, 12 थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन्होंने ही क्या किया स्टूडेंट्स, अलवार जो आपके नयन मार्स हैं, जो आपके जो 2 आपकी कम्युनिटीज़ हैं ये, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो आपका तमिल भक्ति, आपका जो तमिल भक्ति आपका जो तमिल भक्ति आंदोलन, एक तरह से कह सकते हैं जो भक्ति आंदोलन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, उसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो भक्ति की जो आपका लिटरेचर है, भक्ति के साहित्य का एक बहुत बड़ा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है, विच रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेशन कल्चर, एक कल्चर बनाया, रिलीजियस डेवलपमेंट किया उन्होंने इस पीरियड के अंदर, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया उन्होंने क्या किया, जो आपका तमिल आंदोलन हो रहा था भक्ति के लिए, उसमें उन्होंने तमिल जो भक्ति आपका लिटरेचर था उसको आपका क्या किया, एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर आपका दिया, ठीक है, एक रिलीजियस डेवलपमेंट किया एक तरह से उस पीरियड में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से आपका भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, अलवार्स और नयन मार्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद ही हम बताएंगे द क्वेस्ट ऑफ द नॉलेज। क्या इसमें हम बताएंगे आपका जो भी आपके, एक सेकंड स्टूडेंट्स, हाँ, तो इसमें हम आपका बताएंगे आपकी ज्ञान की खोज करेंगे। इसके अंदर हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताएंगे। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आपका अर्ली इंडिया में, आपका प्राचीन भारत में क्या हुआ था, जीवन का एक अभिन्न क्या था स्टूडेंट्स, होलिस्टिक। किसको अपना जीवन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मानते थे, अपना होलिस्टिक को, कि भाई सबका क्या होना चाहिए, सबका आपका इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। पहले भी शिक्षा का देखो स्टूडेंट्स कितना बड़ा रोल था, ठीक है। पहले भी शिक्षा को किस रूप में देखते थे, वहाँ एजुकेशन को किसके रूप में देखते थे, होलिस्टिक पर्पस के रूप में देखते थे आपका, ठीक है, कि आपका यहाँ पे भी क्या हो सके, आपका सबका विकास हो सके, ठीक है। और किसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देते थे, वो ट्रूथ को, सत्य को, आपके पेशेंस को, धैर्य को, रेगुलरिटी को, ह्यूमैनिटी को आपका, ठीक है, आपके सत्य को, आपके मन की शुद्धि करते थे वो, आपका प्योरिटी ऑफ सेल्फ, मन की शुद्धि, और सभी जीवों के प्रति क्या करते थे वो, कॉग्निशन ऑफ द अंडरलाइंग यूनिट ऑफ लाइफ, नेचर एंड इन्वायरमेंट। और वो आपके जितने भी आपके नेचर, इन्वायरमेंट, सभी का क्या कहते थे वो, ठीक है। इसमें आपका क्या बोलते थे वो, कि आप सबका क्या करो, विकास करो, ठीक है। जो आपके पहले के टाइम पे जो शिक्षा थी उसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको क्या बताया जाता था, कि सच बोलो, आपका धैर्य से काम लेना चाहिए, आपका रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपको एक ह्यूमैनिटी के साथ आपको विनम्रता से पेश आना चाहिए,
ठीक है। और अपने मन को क्या रखना चाहिए, उनको शुद्ध रखना चाहिए। और सभी जीवों के प्रति हमें क्या रखना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें सभी के लिए क्या रखना चाहिए, आपका सभी के लिए आपका आदर रखना चाहिए, ठीक है। सभी के लिए आदर रखना चाहिए, अपनी लाइफ, नेचर, इन्वायरमेंट के लिए, सब के लिए। और आपका जो अब विद्यार्थियों का धर्म क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या धर्म होना चाहिए स्टूडेंट्स का क्या धर्म होना चाहिए। आज भी आप स्टूडेंट्स को देख रहे हो कितना प्रोटेस्ट करते हुए, आज से भी आप इन सब चीज़ों को रिलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पहले की चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कितना इंसान संघर्ष करता है, ठीक है। अब वही है कि इसके अंदर आपका क्या बताया गया, जो विद्यार्थियों को धर्म या जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जीने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। और धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका धर्म के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को आपका गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द इंडिविजुअल, द फैमिली एंड सोसाइटी। धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की, आपके शिक्षकों की, आपकी देवी देवताओं के प्रति क्या आपका कर्तव्य है, ये कर्तव्य होना चाहिए उनका कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। क्या होना चाहिए आपका, एक धर्म के अनुसार आपका प्रत्येक आपके जो स्टूडेंट्स का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो अपने माता पिता की, अपनी फैमिली की, ठीक है, आपकी सोसाइटी की, आपके देवी देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य को क्या करें, पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करें, ठीक है। और क्या करें स्टूडेंट्स, आपका क्या बताता है आपका धर्म, ये देखो, ये आप बता, और क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, आपका मोरल कंडक्ट करता है आपका धर्म, अच्छा चरित्र होना चाहिए आपका, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, आपका नैतिक व्यवहार होना चाहिए आपके समाज के प्रति, ठीक है। क्योंकि आप ही क्या होते हो स्टूडेंट्स, आपके समाज की वास्तविक नींव आप ही होते हो। आपके सोसाइटी को बनाने में आप ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो। आप एक स्टूडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, किसके लिए, अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समाज की वास्तविक आपको क्या करना चाहिए, नींव को बना के रखना चाहिए स्टूडेंट्स आपके, ठीक है। आप फाउंडेशन होते हो ना सोसाइटी के। तो इसमें आपका समझ में आया कि जो आपके पुराने टाइम पे आपके इंडिया के अंदर जो भी आपके धर्म और जो भी आपका कैरेक्टर है, इसमें उसको लेके आपकी बातें की गई है। वहीं आपका बताया गया इंडियन एजुकेशन आल्सो imparted practical skills across a wide range of subject। अब इसके अंदर आपका क्या बताया, इसमें विषय और आपके सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में बताया गया आपके, ठीक है। आपको पता है कि प्राचीन भारत जो आपका एंशिएंट टाइम में आपका भारतीय शिक्षा केवल आपका किताबी ज्ञान तक नहीं थी, ठीक है। आपका पहले सिर्फ बुक्स ही नहीं पढ़ाई जाती थी, पहले के टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या किया जाता था, आपका बहुत सारी आपकी चीज़ें सिखाई जाती थी पहले के टाइम पे भी स्टूडेंट्स को, कि भाई कैसे आपका बड़ों से आपका कैसा रिस्पेक्टफुली नेचर होना चाहिए, ठीक है। आप नेचर के प्रति कैसा आपको अपना रिएक्ट रखना चाहिए, आपको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, आपको नेचर के साथ किस तरीके से आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी हमारी पुरानी तरीके से सिखाई जाती थी, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आपका बताया गया स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट स्टडी द वैदिक अलोंग विद ग्रामर, लॉजिकल, फिलोसफी, इथिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिकल एंड एस्ट्रोनॉमी। इसमें बताया छात्र वेदों के साथ साथ आपका क्या क्या पढ़ते थे स्टूडेंट्स, क्या क्या पढ़ते थे, आपका व्याकरण पढ़ते थे, आपका ग्रामर पढ़ते थे, आपकी फिलोसफी लॉजिक पढ़ते थे, आपका तर्क शास्त्र पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र पढ़ते थे, फिलोसफी पढ़ते थे, इथिक्स पढ़ते थे। आपका कितनी सारी चीज़ों का आपको के बारे में आपको बताया जाता था, ठीक है। और आपको क्या सिखाया जाता था स्टूडेंट्स को, और भी बहुत सारी आपको चीज़ों में ट्रेंड किया जाता था, जैसे कि आपके क्राफ्ट में आपको ट्रेंड किया जाता था, इंक्लूडिंग म्यूज़िक में आपको, ठीक है, डांसिंग में, पेंटिंग में, फिज़िकल एजुकेशन में, मटेरियल आर्ट्स में, ठीक है। तो आपका इन सब चीज़ों में आपको क्या किया जाता था, ट्रेंड किया जाता था स्टूडेंट्स। देखो तब भी आपका
कितनी सारी चीज़ें आपको बताई जाती थी कि भाई आपको कला, आपको क्या करना है, आपको आर्ट्स में भी जाना है, आपको स्पोर्ट्स में भी जाना है। ये सब चीज़ें हमारे वैदिक टाइम से ही हमें कराई जाती आई हैं स्टूडेंट्स। वहीं अब हम आपको बताएंगे कि अब स्टूडेंट्स क्या करता था। अलोंग साइड द देयर स्टडीज स्टूडेंट प्रैक्टिस, अब स्टूडेंट्स क्या क्या प्रैक्टिस करता था आपका, योगा करता था, मेडिटेशन करता था, एंड सर्विस टू द गुरु एंड सर्वाइज टू द गुरु। आप पढ़ाई के साथ साथ योगा जो स्टूडेंट्स होता था वो योग करता था आपका, मेडिटेशन करता था, और क्या करता था आपका, गुरु की क्या करता था, सेवा करता था। ठीक है, और क्या क्या करते थे स्टूडेंट। जो एजुकेशन थी वो क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टिसिपेशन फॉर लाइफ, नॉट जस्ट अ पाथ ऑफ कैरियर। जो आपकी एजुकेशन थी केवल आपका करियर का माध्यम ही नहीं थी, बल्कि वो क्या करती थी, लाइफ को आपके जीवन को जीने की पूरी तैयारी करवाती थी। आपकी क्या कंप्लीट प्रिपरेशन करवाती थी लाइफ को, कि किस तरीके से एजुकेशन क्या करती है, हमारा जीवन की पूर्ण तैयारी करवाती थी। कि भाई अगर हमारे पे कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए तो क्या करना चाहिए, हम प्रॉब्लम में आ जाए तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो हमें अपनी पूरी लाइफ के लिए तैयार करवाती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए ही नहीं आप एजुकेशन करते थे उस टाइम पे। ठीक है, और जो आपके टीचर और आपके स्टूडेंट रिलेशनशिप आपका कैसा होता था उस टाइम पे। जो आपका गुरु शिष्य परंपरा कैसी होती थी, जो गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे प्योर मानी जाती थी स्टूडेंट्स। क्या मानी जाती थी, प्योर मानी जाती थी। ठीक है, और जो गुरु को एक क्या माना जाता था, आपका जो टीचर था, आपका आचार्य था, उसको क्या माना जाता, एक तो हाई रिस्पेक्टेड आपकी वो पोस्ट होती थी उस टाइम पे, टीचर को हाई रिस्पेक्टेड आपका माना जाता था। ठीक है, और आपका एक ऐसा गाइड माना जाता था जो क्या करता था, जो छात्रों को क्या करता था, डार्कनेस से लेके अंधकार से निकाल के कहाँ ले जाता था, आपका लाइट की ओर ले जाता था। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर उसको प्रकाश की ओर ले जाता था। ठीक है, और द टीचर होम इज सर्व्ड एज द सेंटर ऑफ द गुरुकुल। अब क्या होता था, गुरुकुल में रहने वाले छात्र क्या होते थे स्टूडेंट्स, उस टाइम पे ऐसा नहीं है, जो बच्चों को क्या किया जाता था, गुरुकुल के अंदर ही भेजा जाता था, और जो टीचर अपने घर पे ही क्या करते थे, गुरुकुल बना लेते थे और वहीं पे उनको पढ़ाते थे। ठीक है, और जो आपका गुरुकुल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट वाज क्लोज, और वो क्या हो जाते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के उस टाइम पे एक दूसरे के क्लोज हो जाते थे, और क्या हो जाता था, उन दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर हो जाता था, वो एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, विल द स्टूडेंट ट्रीटेड एज, और वो क्या करते थे, टीचर स्टूडेंट को अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही क्या करते थे, ट्रीट करते थे। ठीक है, और जो स्टूडेंट गुरुकुल में रहते थे वो क्या हो जाते थे, वो आपके बहुत ज़्यादा आत्म नियंत्रण, आपका सेल्फ कंट्रोल कर जानते थे, ओबीडेंस आपका आज्ञाकारिता मानते थे, उनकी हम हर आज्ञा को क्या करते थे, फॉलो करते थे। ठीक है, और क्या करते थे स्टूडेंट्स, आपका जो भक्ति से भरा अनुशासित जीवन जीते थे। ठीक है, क्या जीते थे, वो अपना एक अनुशासित जीवन जीते थे, और क्या करते थे, शिक्षा को जीवन का एक क्या मानते थे, आपका एजुकेशन वाज ट्रीटेड एज क्रिटिकल पार्ट ऑफ लाइफ। अब जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे, किसको, आपका एजुकेशन को स्टूडेंट्स अपने जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मानते थे वो। तो उस टाइम पे भी देखो कितने क्लोज रिलेशन होते हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में, कितनी वैल्यू देते थे स्टूडेंट अपने टीचर्स को। अब वही है ना कि उस टाइम पे चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी थी। अब वही है कि आज के टाइम पे आप उन चीज़ों को रिलेट करके देख सकते हो, तो आप क्या ही देखोगे स्टूडेंट्स। तो वही है कि आप आज से रिलेट कर सकते हो कि आज के टाइम पे टीचर अपने स्टूडेंट को एज अपने चाइल्ड की तरह ट्रीट करे तो उसके लिए भी कितना अच्छा रिस्पॉन्स हो पढ़ाई को लेके। बट आज की डेट में ये सब चीज़ें नहीं होती है।
आज की डेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की जाती है, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत ही तरीके से देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आजकल टीचर क्या करते हैं, बस अपनी एक फॉर्मेलिटी करते हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए, मतलब कोई भी अच्छे तरीके से ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से पढ़ाए। अब हम आपको बताने वाले जो एंशिएंट आपके टाइम में जो आपके लर्निंग के आपके जो भी सेंटर थे उनके बारे में हम आपको बताएंगे, लर्निंग सेंटर्स के जो पुराने टाइम पे थे। तो स्टूडेंट जो आपका देखो मैप में हम आपको दिखाएंगे, जो आपका नॉर्थ के अंदर आपका जो शारदा पीठ आप देख रहे हो स्टूडेंट, और क्या देख रहे हो, तक्षशिला, ये आपके नॉर्थ के अंदर क्या थे, आपके स्टडी पॉइंट थे आपके एंशिएंट टाइम पे। वहीं आपका जो मिड में और आपका ईस्ट में आप देख रहे हो कौन कौन से थे आपके, आपका कौन सा था आपका, वल्लभी, कौन सा था, ये रहा वल्लभी देख रहे हो आप, ठीक है। आपका उज्जैनी देख रहे हो आप, अहिछत्रा देख रहे हो आप, ठीक है। वहीं आपका कौन सा, नालंदा देख रहे हो आप तो नालंदा आज भी देख सकते हो, ठीक है। मिथिला और आपका वाराणसी, ठीक है। और बहुत सारे आप ये सारे आप देख सकते हो। आपका पुष्पागिरी हो गया आपका, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पुष्पगिरी आपका ये साउथ में आपका आ गया, नागार्जुन कोंडा आ गया आपका, ठीक है। ये सारे के सारे आपका किस में, त्रिशूर आ गया आपका, ये आपके साउथ में। और श्रीलंका के अंदर आप एक देख सकते हैं अनुराधापुरा, कौन सा, अनुराधापुरा। तो ये सारे के सारे आपके एंशिएंट टाइम पीरियड के क्या हैं, आपका सेंटर हैं लर्निंग के, ठीक है। ये आपके एंशिएंट टाइम के लर्निंग सेंटर हैं। अब स्टूडेंट्स जो इंडिया लॉन्ग ट्रेडिशनल ऑफ लर्निंग एंड intellectual activity is reflected the establishment of survival important centers of education before the second millennium CE। तो अब इसमें बताया गया जो आपकी दूसरी ईस्वी थी आपकी, अब उससे पहले ही भारतीय जो आपका उपमहाद्वीप है, जो आपका वो क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप में कई उच्च शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो चुके थे। जैसे आपने ऊपर देखा, कई आपके जो आपके लर्निंग आपकी सेंटर्स थे आपके, वो क्या हो गए थे स्टूडेंट्स, आपके बन चुके थे, ठीक है। और ये केवल आपके भारत में ही नहीं बल्कि आपके क्या बन चुके थे, आपका विदेशों में भी बन चुके थे, अदर आपका भारत से बाहर भी, ठीक है। छात्रों को मतलब जो भी आपके भारत के बाहर के जो भी आपके फॉरेनर्स होते हैं, आपके विदेशी जो भी आपके छात्र होते हैं, वो क्या करते थे, वो लोग भी आपके क्या करते थे, यहाँ पे पढ़ने आते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे भी थी, बट वो यहाँ पे आपके जैसे तक्षशिला, नालंदा, ये ऐसी यूनिवर्सिटी से क्या होते थे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या होते थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे वो। और क्या बताते हैं, आपका जो आपका एंशिएंट टाइम पीरियड है उसमें भारत ने क्या क्या पढ़ाते थे उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पीरियड में आपका क्या क्या पढ़ाते थे, वो क्या क्या सब्जेक्ट होते थे उस टाइम पे पढ़ाने के लिए। आपका फिलोसफी हो गया, ग्रामर हो गया, मेडिसिन, आपका एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया आपका, ठीक है। और क्या होता था आपका, आर्किटेक्चर हो गया आपका, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर आपका। तो ये सारे आपका क्या करते थे, इन सब चीज़ों का की रचना तो हो ही चुकी थी, ये सब चीज़ें आपके सब्जेक्ट्स तो बन चुके थे। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, क्या करते थे वो, इन सब चीज़ों को एवरीडे लाइफ में पढ़ते थे स्टूडेंट, ठीक है। और जो आपके कई आपके जो किंगडम्स हैं, कई राजवंशों के आपके, जब आपका कई राजवंश आपके डिपसिट आपका बने और क्या हुआ, आपका राइज हुए और आपका ख़त्म हुए, वो ख़त्म हुए, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो क्या आया, पॉलिटिकल बदलावों के बावजूद कितने सारे आपको पता है, कभी चालुक्य आए, कभी आपका पल्लव वंश आया, कभी चोल आया, कभी पांडे आया, कितने सारे आपके डायनेस्टी आई और वो क्या हुई, ख़त्म हुई, पॉलिटिकल चेंज आए।
पर भारत की ये जो आपकी नॉलेज ट्रेडिशनल है, आपका ट्रेडिशंस है आपके, वो कभी भी क्या हुए नहीं बदले। ठीक है, आप उस टाइम पे कितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन, कितनी ही स्टूडेंट्स आपकी एक तरीके से आपकी करवाई जाती थी और कितनी ही वैल्यू दी जाती थी। आज के टाइम को देखते हुए उस टाइम पे कितनी ही वैल्यू दी जाती थी हमारी एजुकेशन को। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपका, अब इसके अंदर आपका स्टूडेंट्स बताया गया आपका फाउंडेशन टेक्स्ट एंड संस्कृत ग्रामर के बारे में। आपके संस्कृत व्याकरण के आपके कुछ प्रमुख ग्रंथों के बारे में बताया गया। जैसे पाणिनि का बताया गया है, पाणिनि की अष्टाध्याय आपकी एक आपकी क्या थी, आपका एक बुक थी आपकी। ठीक है, वहीं आपकी पिंगल की आपकी क्या थी, आपका छंद शास्त्रा थी आपकी। पतंजलि की कौन सी थी, आपका महाभाष्य थी आपकी। तो ये आपके कुछ आपके बुक्स के बारे में बताया गया है। जैसे ये संस्कृत ग्रामर की थी आपका स्मृति लिटरेचर, धर्मा, लॉ एंड इथिक्स की आपकी मनुस्मृति होगी आपकी, जैसे याज्ञवल्क्य हो गई आपकी, स्मृति होगी, नारदा स्मृति होगी। तो ये सारी बुक्स हैं, आप अपने से भी इजीली पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको पढ़ने में। अब हम आपका क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड लैंड रिवेन्यू के बारे में। ठीक है, इसमें आपका अर्थशास्त्र, कृषि और भूमि राजस्व के बारे में इसमें हम पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, जो आपका मौर्य आपका एम्पायर था, मौर्य काल में ही आपके क्या हो गया था, डेवलप हो गया था, इलेबोरेट हो गया था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, आपके मौर्य काल में ही जो आर्थिक गतिविधियों का आपका क्या हुआ था, इलेबोरेट हो गया था। ठीक है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, टू रेगुलेट एंड सर्वाइव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और आपकी क्या होने लगी थी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगी थी, जिसके अंदर आपका क्या था, एग्रीकल्चरल लैंड विद इन विलेज। इसमें क्या था, गाँव में आपका कृषि की भूमि क्या हो गई थी, कृषि की भूमि मिलने लगी थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो गाँव में कृषि की भूमि पर क्या हो गया था, आपका इंडिविजुअल होल्डिंग हो गई थी आपकी। ठीक है, अपना क्या हो गया था, खुद का आपके व्यक्तिगत स्वामित्व में विभाजित थी आपकी। ठीक है, किसमें, इंडिविजुअल होल्डिंग में आपकी क्या थी, डिवाइड थी आपकी। विल कॉमन रिसोर्सेज सच एज पोस्चर वर मेंटेन फॉर ग्रेजिंग कैटल। अब इसके अंदर क्या था आपका, जबकि चारागाह हो, जो आपके ग्रेजिंग करने वाले थे, चारागाह जैसे जो अपने जीवों को, अपने पशुओं को चराते थे, जैसे अब वो क्या करते थे, आपका जितनी भी उनकी साजिश आपके उनकी एक ही लैंड का क्या करते थे, यूज़ करते थे आपका, किसको, मवेशियों को चराने के लिए एक ही उनका लैंड का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और जो आपके विलेज ऑल्सो इंक्लूड ग्रोव्स एंड द आउटस्कर्ट्स। द स्टेट इनकरेज्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बाय द लर्निंग फॉरेस्ट क्लीनिंग फॉरेस्ट। तो इसमें आपका क्या बताया गया, जो राज्यों में जो आपका वनों की कटाई करके क्या की जाती थी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर की जाती थी। क्या की जाती थी, एग्रीकल्चर की जाती थी, ताकि क्या करें, आपके कृषि को, आपके एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। अब आपको पता है कि आपके फॉरेस्ट क्यों कटते हैं, ताकि आपकी जो खेती है, आपका एग्रीकल्चर है, उसको क्या किया जा सके, आपकी कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकते हो, उसे बढ़ावा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पर उस टाइम पे भी जो आपका फॉरेस्ट थे, उनको भी प्रोटेक्ट किया गया था लॉ के थ्रू। अब देखो स्टूडेंट, उस टाइम पे भी आपका कितना ज़्यादा ट्रीज़ को, आपके फॉरेस्ट को क्या करते थे, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता था उस टाइम पे भी। किस टाइम पे, मौर्य काल में भी। ठीक है, और क्या करते थे, बेसिक टैक्स लेते थे, लैंड वाज फिक्स्ड। अब क्या करते थे वो, आपका अब बेसिक टैक्स भी लेते थे वो, किसके लिए, उपजाऊ जो आपकी भूमि होती थी आपका, उसका टैक्स भी लेते थे। कितनी भूमि पर वो टैक्स लेते थे, कितना पार्ट लेते थे, 1/6 पार्ट। जो उपजाऊ आपकी, जो आपकी बहुत फर्टाइल जो आपकी क्या होती थी, भूमि होती थी, लैंड होती थी, उसका जो आपका 1/6 के रूप में क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। ठीक है, 1/6 पार्ट के रूप में क्या लिया जाता था स्टूडेंट्स, टैक्स भी लिया जाता था।
अब एग्जाम्पल इसके अंदर दिया गया है, जैसे कि अब मैं आपको बता सकती हूँ। पर्पज ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। अब क्या किया था, आपको डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया गया था, रेवेन्यू को बांटा गया था। ठीक है, अब कौटिल्य ने अपने जो गांव की विभिन्न प्रकार की भूमियों का इसमें आपका क्या किया गया है, आपका बताया गया है। अब पहली कौन सी आपकी लैंड होती थी, आपकी कल्टीवेटेड लैंड होती थी। कल्टीवेटेड लैंड को क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, जो आपकी जिस पे हम आपका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले उसको उपजाऊ बना देते हैं ना, जुती हुई आपकी भूमि जैसे बोलते हैं, कल्टीवेटेड लैंड होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी वेस्ट लैंड होती थी। ठीक है, कौन सी आपकी, जो आपकी बंजर भूमि होती थी। फिर आपकी होती थी हाई एंड ड्राई लैंड, जो आपकी कौन सी होती थी, आपकी ऊंची सूखी भूमि। और आपकी सोन फील्ड, ये कौन सी होती थी आपके, एंड ग्रोव्स, जो आपके बगीचे होते थे। ठीक है, बोए गए खेत होते थे। इन सब चीज़ों में क्या किया गया था, आपका बांटा गया था लैंड को। देखा आपने कौटिल्य ने अपने गांव की भूमि को किस तरीके से बांटा था, इन पार्ट्स में बांटा था। अब उस टाइम पे क्या क्या उगाया जाता था स्टूडेंट, डिफरेंट तरीके से क्या उगाई जाती थी, अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता था। कौन कौन सी क्रॉप्स को उगाया जाता था स्टूडेंट्स, आपके राइस को उगाया जाता था, आपकी पल्स को, आपके बीट को, अलसी को, आपके मस्टर्ड को। ठीक है, तो बहुत सारे आपके वेजिटेशन वगैरह क्या किए जाते थे उस टाइम पे। तो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद अब हम आपका है जैसे इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है ना, उसके अंदर जो आपका मौर्य पीरियड के अंदर आपका डेवलपमेंट को देख सकते हो। फिर जब आता है आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या होता है, जो आपका बुद्ध का जो आपका मिलिंद पन्हो जो आपका ग्रंथ है, उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या बताया गया। पहली बात तो जो आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, जो एग्रीकल्चर मेन द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। आपको पता है कि एग्रीकल्चर किसी भी टाइम की क्या होती है स्टूडेंट्स, बैकबोन होती है इकोनॉमी की। ठीक है, सस्टेनिंग बोथ रूरल लाइवलीहुड एंड स्टेट रेवेन्यू। इसके से क्या मिलता है स्टूडेंट्स, आपका स्टेट रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं मिलता है। फिर उसके बाद आपका जो आपका बुद्ध ने क्या लिखा था, बुद्ध ने लिखा था अपना ग्रंथ मिलिंद पन्हो में। ठीक है, जो आपका जो किसके द्वारा लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा था, नागसेन। जो आपका नागसेन है, नागसेन द्वारा कृषि प्रक्रिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स, 8 स्टेजेस में आपका डिवाइड किया गया। ठीक है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर ऑपरेटिंग रैंकिंग फॉर द प्रिपेयरिंग एंड वीडिंग द फील्ड्स टू हार्वेस्टिंग एंड। अब इसके अंदर आपका क्या बताया गया है, जिसमें आपका खेती तैयार करने से लेकर और जो आपके जितने भी वेस्ट आपके होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उन्हें निकालने से लेकर फसल की जो आपकी कटाई होती है। ठीक है, फसल की कटाई आपका विनोमिंग रोपाई, आपका फसल की कटाई हार्वेस्टिंग आपकी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी शामिल हैं। ठीक है, आपका जो बौद्ध ग्रंथ आपका मिलिंद पन्हो में नागसेन जो है, मिलिंद पन्हो में किसके बारे में बताया गया है, नागसेन के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसने आपका खेती को 8 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें आपका खेती तैयार करने, ठीक है, फिर जो आपका वेस्ट जो भी आपकी प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हटाने से लेकर आपके फसलों को क्या करने तक, कटाई करने तक की सारी चीज़ें इसमें क्या की गई हैं स्टूडेंट्स, इसमें शामिल की गई हैं। और फिर उसके बाद इस पैराग्राफ में आपका बताया जैसे कि आपका ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन द आपका डक्कन लाइकली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज कॉटन कल्टिवेशन। आपको पता है कि कहाँ पे आपका जो डक्कन के अंदर आपका किस तरीके का आपका किस चीज़ का वो होता था, कल्टिवेशन किस तरीके का होता था, आपका होता था आपका कॉटन का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बताया इसके अंदर जो आपका रीज़न है, रीज़न ब्लैक सोइल पार्टिसिपेटली
सस्टेन सूटेबल फॉर द क्रॉप। और जो आपकी कॉटन के लिए कौन सी आपकी सॉइल सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है? आपकी जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है, जो आपकी काली मिट्टी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपकी उपजाऊ होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अंदर ही आपको क्या उगाया जाता है स्टूडेंट्स? क्रॉप्स को उगाया जाता है। और जो आपका अमरकोश है, आपका अमरकोश जो आपका संस्कृत का क्या है, ये आपका संस्कृत का एक लेक्सन है। आपका क्या है? आपका एक शब्दकोश है जिसमें आपका क्या, वन को, फर्स्ट क्रॉप्स को, आपका प्लांट्स को, ठीक है, और मैन्योर को आपका, ठीक है, खाद पर क्या किया गया है आपका, इसमें विशेष अध्याय क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। जो आपका अमरकोश में आपका इन सब का क्या किया गया है आपका, ठीक है, इसका अध्याय, इस अध्याय को इनको शामिल किया गया है। किसके? फॉरेस्ट को, क्रॉप्स को, इन सब के लेसन को क्या किया गया है, इसके अंदर शामिल किया गया है। वही आपका जो आपका साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया में आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जीवन का एक क्या था आपका, बहुत ज़रूरी चीज़ थी, ठीक है। जो दक्षिण भारत में कृषि जीवन का वर्णन आपको कहाँ से मिलता है? बहुत ज़रूरी थी। पहली बात तो एग्रीकल्चर करना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, हर जगह इंपॉर्टेंट है। और आपका दक्षिण भारत में जो कृषि करने के आपको कहाँ से पता लगता है? आपका जो आपका संगम लिटरेचर है ना, वहाँ से आपको पता लगता है कि हाँ, आपका जो दक्षिण भारत है, आपका साउथ इंडिया के अंदर भी क्या होती थी, कृषि होती थी, ठीक है। और ये क्या बताता है आपका, ये बताता है आपका लैंड फर्टाइल के बारे में। ये बताता है कि जो भूमि थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, आपकी फर्टाइल थी, ठीक है। और जो और कृषि उपज की, और ये क्या बताता है, यहाँ पे कृषि क्या होती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती जो होती थी ये उपजाऊ होती थी, ठीक है। और आपका क्या पता लगता है, आपका संगम ग्रंथों से पता लगता है। जो आपका चेर रीजन था ना, चेर रीजन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? चेर रीजन जो आपका था, जो स्टूडेंट्स आपका चेर रीजन था ना, उसके अंदर क्या उगाया जाता है? आपका जैक फ्रूट, आपका कटहल, वहाँ पे कटहल उगाया जाता है। क्या होगा? पेपर उगाए जाते हैं, आपकी काली मिर्च उगाई जाती है, आपकी टर्मरिक उगाई जाती है, हल्दी जैसी वस्तुओं का से को यहाँ पे क्या किया जाता था, उगाया जाता था। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ये सब चीज़ें उगती थी, ठीक है। और जो आपका रागी हो गया, और आपका शुगर केन जैसी खेती का भी यहाँ पे क्या होता है, मिलती हैं। तो पता लगा साउथ के अंदर, पहली बात आपको साउथ की आपका एग्रीकल्चर का आपको कहाँ से पता लगा, जो आपका संगम लिटरेचर है। फिर उसके बाद जो आपका जो चेर का आपका रीज़न था ना, जो आपका चेर का रीज़न था, ठीक है, संगम ग्रंथों से पता लगा है। जो चेर का रीज़न था उसके अंदर क्या क्या उगाया जाता था, जैक फ्रूट, पेपर, टर्मरिक, ठीक है, और क्या क्या उगाया जाता था, आपका शुगर केन और रागी जैसी आपकी फसलों के बारे में भी इसमें बताया गया। अब हम क्या बताएंगे, आपका इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में बताएंगे। इसमें आपका बताया गया है जो आपका एग्रीकल्चर था ना, एग्रीकल्चर मुख्य रूप से किस पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती थी, एग्रीकल्चर की होती थी आपकी, एग्रीकल्चर मोस्टली डिपेंड करता था उस पे, आपका सिंचाई पे, ठीक है। तो आपका जो वो था, आपका कृषि थी, वो आपकी सिंचाई पे निर्भर करती थी, बहुत ज़्यादा डिपेंड होती थी आपकी सिंचाई के ऊपर, ठीक है। इसलिए ही आपका क्या बनाए जाते थे उस टाइम पे, आपका वहाँ पे आपके क्या बनाए जाते थे, आपके कैनाल्स बनाए जाते थे, आपके डैम्स बनाए जाते थे, जलाशय, नहरें, बांध जैसी आपको चीज़ें बनाई जाती थी, जिससे कि क्या कर सकें हम, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें स्टूडेंट्स, आपका अच्छे से सिंचाई कर सके, ठीक है। आपका ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन किया जाता था और उन सब चीज़ों का क्या किया जाता था, मेंटेनेंस भी किया जाता था, ठीक है। सिंचाई के लिए आपकी जो नहरें, आपके जो डैम बनाए जाते थे, उनका आपका बनाया भी जाता था और उनका क्या किया जाता था, मेंटेनेंस भी किया जाता था, ताकि क्या कर सके स्टूडेंट्स, आपका हम वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सिंचाई कर सके, जिससे कि हमारी अच्छे से जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से उगाई जाएं, ठीक है। अब पहले हमने आपको बताया था ना, जो आपका रुद्रदामन फर्स्ट है, जो आपका रुद्रदामन फर्स्ट है,
उसके जूनागढ़ जो आपका इंस्क्रिप्शन है, आपका जूनागढ़ जो अभिलेख की, आपको पहले मैंने आपके बारे में बताया था कि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी नहरें बनवाई थी। ठीक है, अब इस अभिलेख, अब क्या किया गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, अब इसमें क्या बताया गया, द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द पुष्यगुप्त। अब ये बता रहे हैं कि इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जो आपका चंद्रगुप्त है ना, ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नियुक्त जो उनका क्या था, एक गवर्नर था। कौन था गवर्नर, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने किसके अंदर आपका, किसके अंदर आपका, सौराष्ट्र, जो आपका आज का गुजरात होता है ना, उसको बोलते हैं सौराष्ट्र में। ठीक है, काठियावाड़ रीजन में आपका क्या करा था, आपका जो आपका सुदर्शन लेक, क्या किया गया था, सुदर्शन झील पर एक बांध का क्या निर्माण करवाया था उन्होंने। किसने निर्माण करवाया था, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर है, ठीक है, जो गवर्नर है पुष्यगुप्त ने आपके गुजरात में, कहाँ, गिरनार में, गुजरात के गिरनार के निकट आपका सुदर्शन लेक पर क्या बनवाया था स्टूडेंट्स, आपका डैम बनवाया था एक। ठीक है, एक बांध का निर्माण करवाया था स्टूडेंट्स। ठीक है, और यह इंस्क्रिप्शन आपको क्या हाईलाइट करता है, यह इंस्क्रिप्शन आपका बताता है कि सिंचाई संबंधी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, किसने किया था, मौर्य राज्य की आपकी एक क्या थी, एक मौर्य स्टेट का क्या था, एक आपका इम्पोर्टेंट आपका डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो आपका सिंचाई संबंधी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मौर्य राज्य की सक्रिय भूमिका को ये चीज़ दर्शाती है कि उन्होंने एक डैम बनवाया था। किसने, आपका जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के आपके जो गवर्नर था पुष्यगुप्त उसने। ठीक है, और कृषि को बढ़ावा देना राज्य का एक क्या था, आपका एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या था, आपका प्रमुख काम बना रहा उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि कृषि राज्य के क्या थी, आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, क्योंकि कृषि से ही वो लोग क्या करते थे, आपका रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें आपको पता लगी गई होंगी अच्छे से कि आपका जो आपका सिंचाई है, आपका इरिगेशन किस तरीके से आपका ज़रूरी था। अब बताएंगे आपका ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स के बारे में। इसमें आपका क्या बताएंगे हम, आपका व्यापार सुरक्षा और आपके नियमन जो होते हैं आपका, अब इसके बारे में बताएंगे हम आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपका क्या बताया गया है, जो आपके मेजर आपके रूट्स के इसमें बताया गया है। ठीक है, ये बताया गया, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये जो आपका अभी स्टूडेंट जो इसमें बताया गया ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स के बारे में बताया गया, व्यापारिक मार्ग और आपके जो बंदरगाह हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपका इस काल में जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ना, जो आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में आपका सबसे ज़्यादा क्या आता है स्टूडेंट्स, आपका ट्रेड और आपका कॉमर्स, आपका व्यापार और वाणिज्य का आपका विस्तार इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके एमरजेंस ऑफ वेल स्ट्रक्चर स्टेट थे, आपके जो सुव्यवस्थित राज्यों के उदय ने क्या किया, आपका व्यापार के विकास के लिए आपके जो भी आपका नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी आपका, ठीक है, जो आपका आवश्यक जो आपकी संरचना थी, आधारभूत संरचना को क्या बनाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा आपका क्या बना, बहुत ज़्यादा उसको आपके अनुकूल बनाया। ठीक है, जो भी आपके उस टाइम पे हम आपके वेल स्ट्रक्चर जो आपके स्टेट उस टाइम पे जो आपके राइज हुए, उन्होंने व्यापार के लिए क्या किया, आपका व्यापार के विकास के लिए एक क्या किया, आपका नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बनाया था। ठीक है,
और आपका जो अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र में व्यापार के ट्रेड को एक प्रमुख क्या माना था आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका माना था। ठीक है, और इसमें आपका जो आपका मगध है, ठीक है, मगध जो आपका नॉर्थ में है, आपका जो मगध है, ठीक है, और आपका मध्य और दक्षिण भारत में आपका क्या है, आपका क्या है स्टूडेंट्स, आपका दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ उन्होंने क्या किया, आपका क्षेत्रों के साथ आपके मगध ट्रेड, टेक्सटाइल, किस किस चीज़ का वो किया उन्होंने, आपका व्यापार किया, टेक्सटाइल्स का किया आपका, ठीक है, आपके कोल का किया आपका, ठीक है, पर्ल्स का किया आपका, मोतियों का किया, आपके मेटल्स का किया, मिनरल्स का किया, ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया, कहाँ पे वहाँ व्यापार होता था इनका, ठीक है, मगध में, ठीक है, दक्षिण भारत में, ठीक है, इन सब जगहों पर क्या होता था, इनका व्यापार होता था। और उस टाइम पे जो आपका सॉल्ट था, सॉल्ट भी एक आपका महत्वपूर्ण क्या था, आपकी एक महत्वपूर्ण जो आपकी व्यापारिक वस्तु थी, आपकी इम्पोर्टेंट आपकी व्यापारिक वस्तु थी। एंड द प्रोडक्शन वाज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय द स्टेट, और उसके उत्पादन पर राज्य का क्या था, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रिक्टली आपका कड़ा नियंत्रण था। ठीक है, अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, आपके अंदर में भी जो आपका व्यापार हो रहा है वो किस तरीके से आपका किया जा रहा है। जैसे आपका उत्तर में मगध से लेके आपका मिड से इंडिया के मिड में और आपके साउथ पार्ट में लेके जो भी आपके जो टेक्सटाइल हो गए आपका, ठीक है, और आपके जितने भी पर्ल्स हो गए, आपके मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उन सब का क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। ठीक है, और जो आपका राज्य व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, द स्टेट आल्सो इंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ ट्रेड रूट, क्या करते थे, राज्य व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा भी करते थे तथा और क्या करते थे, जो भी आपके मैश्योर द प्रिवेंट्स द एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड द प्रोटेक्ट कंज्यूमर फॉर द अनफेयर प्रैक्टिसेस, और वो लोग क्या करते थे, वस्तुओं में जैसे मिलावट को रोकना, ठीक है, जो भी आपके कस्टमर्स को क्या करना, आपका व्यापारिक प्रथाओं से बचाने के लिए वो क्या करते थे, आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करते थे आपकी। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस से उनको बचाने के लिए तैयारियां करते थे बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारे आवश्यक कदम उठाते थे। ठीक है, जैसे आपने पहले भी आपने क्लास में पढ़ा है कि जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आपका भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर तथा उसके बाहर फैले हुए जितने भी आपके व्यापारिक जो नेटवर्क थे आपने व्यापारिक नेटवर्क्स को आपने यहाँ पे देखा होगा, एक्सपेंडिंग बियॉन्ड इट हैड बीन डेवलपिंग सिंस द टाइम ऑफ हड़प्पन्स। अब इसमें क्या बताया गया, लगभग आपका जो आपका 6th सेंचुरी के अंदर आपके सबसे बड़े 2 प्रमुख मार्ग आपके खोजे गए थे। कौन कौन से आपके 6th सेंचुरी के अंदर 2 बड़े आपके मार्ग खोजे गए थे। पहले तो आपने अपना नेटवर्क देख लिया जो हड़प्पा सभ्यता के समय में ही विकसित हो गए थे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते थे वहाँ पे आपका जो धोलावीरा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका कहाँ मिलेगा, आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आपके देखने को मिलते हैं। और आपके जो 6th सेंचुरी के अंदर 2 मेन रूट्स खोले गए थे। ठीक है, कौन कौन से आपके 2 मेन रूट कौन कौन से थे आपके जो लैंड वाले थे, एक तो आपका दक्षिणापथ का रूट था और आगे और एक कौन सा था आपका और एक आपका रूट था स्टूडेंट्स उत्तरापथ का। कहाँ ठीक है, उत्तरापथ का आपके 2 रूट खोले थे, एक तो दक्षिणापथ का और एक उत्तरापथ का। ठीक है, और बाद में जो आने वाले जितने भी आपके डायनेस्टीज़ हैं, आपके जितने भी आने वाले राजवंशों द्वारा इसका क्या किया गया स्टूडेंट्स, आपका मेंटेन किया गया इसको। ठीक है, एक्सपेंडेड किया गया, आपका विस्तार किया गया और उसको मेंटेन किया गया। ठीक है, और ओवर टाइम दीज रूट्स सर्वाइव्ड इन इम्पोर्टेंट ट्रांस रीजन्स नेटवर्क। अब क्या किया गया स्टूडेंट, समय के साथ ये मार्ग महत्वपूर्ण और क्या बन गए, आपका ट्रांस रीजन नेटवर्क बन गए। अंतर क्षेत्रीय व्यापारिक नेटवर्क आपके क्या
बन गए थे, ठीक है, जिन्होंने जो आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन आपका सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों को क्या किया इन्होंने, आपस में जोड़ा। दे फैसिलिटेड द मूवमेंट ऑफ गुड। अब इन मार्गों ने क्या किया कि आपका जो गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, आपके पीपल हैं और आपके आइडियाज़ हैं को क्या किया उन्होंने, कनेक्टिंग इनलैंड रीजन विद कोस्टल पोर्ट्स एंड देयर बाय इंटीग्रेटिंग ओवरलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया, इन मार्गों ने वस्तुओं को, लोगों को, विचारों को क्या किया, आपका आपस में कनेक्ट करा। और इन्होंने क्या किया, जो आपके अंदर के क्षेत्रों को, जो भी आपके जैसे इंडिया के मिड का क्षेत्र है उसको, जो भी आपका कोस्टल रीजन है आपका, ठीक है, वहाँ से जोड़ा, ठीक है, कहाँ, जैसे वहाँ से तो उन्होंने सड़क से जोड़ दिया, ठीक है, और समुद्री व्यापारी मार्ग प्रणाली को क्या किया, आपका एक मतलब बढ़ा दिया। जैसे यहाँ से क्या हुआ, जैसे मध्य प्रदेश से लेके गुजरात तक आपका रोड से आपका गुड्स वगैरह आपके आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं आपकी, और फिर आपके गुजरात में आने के बाद वो आपके पोर्ट से आपका सामान दूसरे देशों में जाने लगा, ठीक है। नदियों के थ्रू भी ऐसा नहीं है, व्यापार तो नदियों के थ्रू भी किया जाता था, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका जो इंडियन पोर्ट्स आल्सो प्लेड इन सिग्निफिकेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, अट्रैक्टिंग बोथ इंडिया एंड फॉरेन ट्रेड्स। अब इसके अंदर बताया गया आपको, जो भारतीय बंदरगाहों ने भी व्यापार और वाणिज्य को क्या किया, बढ़ावा देने में आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और भारत और जो आपके भारत और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापारियों को क्या किया, उन्होंने आकर्षित किया। देखा ना स्टूडेंट्स, आपका जो वास्को डी गामा बाहर का ही व्यापारी था जो इंडिया के अंदर आया था, वहाँ से उन्होंने अट्रैक्ट किया, ठीक है। अब आप देखते हो जो हड़प्पा सभ्यता और आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बीच में जो भी आपका व्यापार, जो उनके बीच में व्यापारिक संबंध पहले से ही क्या थे स्टूडेंट्स, पहले से ही उनके व्यापारिक संबंध मौजूद थे, जिन्होंने भारत के वेस्टर्न कोस्ट को, भारत के पश्चिमी तट को और आपका जो पर्शियन गल्फ है आपका, फारस की खाड़ी तथा अन्य क्षेत्रों के बंदरगाह इसके अंदर क्या थे, शामिल थे। पहले के टाइम पे देख रहे हो ना, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में भी आपके क्या थे, आपका ट्रेड्स, आपके जो भी ट्रेड्स कनेक्शन आपका कह सकते हैं थे, ट्रेड लिंक्स आपका इन दोनों के बीच में थे पहले से ही, जिन्होंने आपका भारत के जो आपका वेस्टर्न आपका कोस्टल रीजन है, आपका पर्शियन गल्फ है और आपके बहुत सारे अन्य आपके जितने भी पोर्ट्स हैं आपके, उनको क्या किया, उनमें उनके बंदरगाहों को शामिल किया था, ठीक है, पोर्ट्स को उसमें शामिल किया गया था। और आपका अवर टाइम समय के साथ साथ ही जो आपका मुजरिस, कावेरीपट्टनम, ठीक है, और अरिकामेडू और आपका मसूलीपट्टनम जैसे आपके बहुत सारे क्या हुए थे, प्रमुख बंदरगाह उस टाइम पे क्या हुए थे, विकसित हुए थे, जिनका हम उनका विस्तार हुआ। ये बहुत सारे नए आपके पोर्ट्स डेवलप हुए और उनका क्या हुआ, एक्सटेंड होते चले गए, वो बढ़ते चले गए, ठीक है, उनका विकास होता चला गया। अब समुद्री जो आपका मैरीटाइम ट्रेड है आपका, जो आपका समुद्री व्यापार में तटीय भागों के साथ साथ आपका कोस्टल रूट्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस भी आपका कवर करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड है, जैसे आपका इंडियन ओशन, अब वो क्या करते हैं, समुद्री मार्ग में तटीय मार्गों के साथ साथ हिंद महासागर के लंबे समुद्री मार्गों का भी अब वो क्या करने लगे थे, यूज़ करने लगे थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए। बाय द अर्ली सेंचुरी ऑफ कॉमन ईरा, अब इसमें बताया इस प्रारंभिक शताब्दी तक भारत का जो इंडियन ट्रेड विद रोम, जो आपका भारत का रोम के साथ व्यापार काफ़ी क्या हो गया था, एक्सपेंड हो चुका था, बढ़ चुका था। और यह व्यापार समुद्री मार्गों के साथ साथ सी रूट्स के साथ साथ ओवरलैंड कनेक्टिंग, आपका समुद्री मार्गों के साथ साथ आपका मध्य जो आपका सेंट्रल एशिया से होकर जाने वाले जो भी आपके ओवरलैंडेड कनेक्शन को
क्या हुआ था, इन्होंने एक दूसरे से क्या किया था स्टूडेंट्स, इन्होंने कनेक्ट कर लिया। अब आपने देख लिया कैसे इनका रोम के साथ ट्रेड हुआ। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, वो आपका सेंट्रल एशिया में पहुंच गया। पहले वो सी रूट्स को फॉलो किया, फिर उसके बाद ओवरलैंड कनेक्शन भी इनका होने लगा। ठीक है, पहले तो वो क्या करते समुद्री मार्गों से के साथ साथ फिर वो क्या पहुंचे आपके सेंट्रल एशिया में से होकर जाने वाले जो स्थलीय मार्गों द्वारा भी संचालित होता था उनका ट्रेड। अब देखा आपने किस तरीके से आपके रूट्स फैले हुए थे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आप सारे के सारे रूट्स देख रहे हो। ठीक है, अर्ली हिस्टोरिकल आपका सिटीज़ भी दी गई हैं इसके अंदर आपका। ठीक है, दक्षिणापथ भी दिखाया गया आपका, येलो लाइन से आपका दक्षिणापथ दिखाया गया है। ठीक है, आपका ये पर्पल लाइन है, ये पर्पल लाइन से आपका उत्तरापथ दिखाया गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो जैसे जैसे आपके जहाँ जहाँ एक तरह से रिवर है वहाँ पे आपके क्या दिखाया गया, रूट्स को दिखाया गया आपका, अदर रूट्स के भी दिखाए गए इसके अंदर। आपका इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आपके ब्लैक कलर में दिखाए गए हैं। ये सारे के सारे नदियों के थ्रू भी पहले क्या किया जाता था स्टूडेंट्स, हमारा ट्रेड किया जाता था। ठीक है, देखे आपने स्टूडेंट्स सारे आपके जो जितने भी रूट्स थे ट्रेड रूट्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, गिल्ड के बारे में। गिल्ड मतलब श्रेणियों के बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आपका द अर्ली इंडियन इकोनॉमी वाज सपोर्टेड बाय कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड आर्टिशन एंड मर्चेंट्स नाउ एज आपका गिल्ड विद वेयर एसोसिएशंस ऑफ पीपल एंगेज्ड इन द सेम प्रोफेशन। इसके अंदर अब बताएगा जो आपका पुराने टाइम में भारत की जो आपकी इकोनॉमी आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आपका ट्रेडर्स ने, आपके व्यापारियों ने, आर्टिशियन ने, कारीगरों ने, आपके व्यापारियों ने, ठीक है, व्यापारियों के समूहों संगठनों का क्या मिला था इस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था। ठीक है, जो आपका पुराने टाइम पे अर्थव्यवस्था में जितने भी आपके ट्रेडर्स होते थे, आपके कारीगर होते थे, उनको जो आपके वो क्या बना के रखते थे, अपने ग्रुप्स बना के रहते थे। इन ग्रुप्स को क्या हुआ, इनको सपोर्ट मिला काफ़ी। ठीक है, और इन्हीं ग्रुप्स को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हम इन्हीं ग्रुप्स को बोलते हैं हम आपका गिल्ड। ठीक है, और ये एक ही पेशे या शिल्प व्यापार। अब जैसे कि हम गिल्ड किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई आपका बर्तन बनाने वाला है, ठीक है, उसके एक ग्रुप को क्या बोल देंगे, हम गिल्ड बोल देंगे। तो इसके अंदर आपको ये बताएगा कि गिल्ड किसको बोलते हैं हमको। ठीक है, श्रेणियाँ किसे बोलते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये एक ही किसके होते थे, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका बर्तन बनाने वाले हैं, यहाँ पे क्या आपका टेक्सटाइल का काम करने वाले हैं, ऐसे अलग अलग नहीं, एक ही ग्रुप होना चाहिए। जैसे टेक्सटाइल का काम करने वाले हैं तो टेक्सटाइल का ही काम करने वालों को क्या बोलेंगे, हम आपका गिल्ड बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक ही जो भी आपके काम से जुड़े हुए लोगों को रखा जाता था। ठीक है, इन गिल्ड ने व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में क्या किया स्टूडेंट्स, जो ये गिल्ड्स हैं आपका, ये जो आपके समूह हैं, ये आपकी श्रेणियों ने जो भी अन्य व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में क्या किया, आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले किया इन्होंने। विशेषकर जो आपके मोस्टली जो आपके जो महाजनपद आज के उदय के बाद, किसके, आपके महाजनपद आज के उदय के बाद। और इस काल में लोग क्या क्या बनाते थे स्टूडेंट, जो आपका क्या क्या बनाते थे स्टूडेंट, इस टाइम पे जो लोग थे क्या क्या बनाते थे, आपके क्या बोलते हैं उसको, आपके सिक्के बनाते थे। ठीक है, क्या बनाते थे, जैसे आपके कॉइन्स, मेटलिक कॉइन्स बनाते थे, आपके धातु के सिक्के बनाते थे। विशेषकर वो किसके सिक्के बनाते थे, सिल्वर के। किसके बनाते थे, पंच मार्क्ड के। ठीक है, पंच आपके चिन्हित सिक्के बनाते थे वो आपके, ये सब आपके काम करते थे वो। ठीक है, इस काल में धातु के आपके सिक्के बनते थे, मोस्टली आपका जो सिल्वर कॉइन्स वगैरह बनाए जाते थे पंच
मार्क्ड के, ठीक है। और जो आपका जातक लिटरेचर है, जातक साहित्य में ही आपको 18 प्रकार की श्रेणियाँ देखने को मिल जाएगी। 8 टाइप ऑफ गिल्ड देखने को 18 टाइप ऑफ गिल्ड आपको देखने को मिल जाएगी। इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि जो आपका एंशियंट टाइम पीरियड है, आपके प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में क्या था आपका, जो आपका अर्ली इंडिया था, वहाँ पे जो इकोनॉमिक लाइफ थी, इन्फ्लुएंटल आपका इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, वेल स्टेबलाइज्ड थी वो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपकी संगठित थी, ठीक है। जो आपका जातक साहित्य है उसके जो भी आपके 18 प्रकार की, उसमें आपका किसका क्या देखने को मिलती है, गिल्ड्स का उल्लेख मिलता है आपका, ठीक है। गिल्ड्स के बारे में बताया गया 18 टाइप की। तो स्टूडेंट 18 टाइप की गिल्ड का मतलब समझ रहे हो कि 18 अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग काम करते थे, ठीक है, जिससे कि आपका क्या पता लगा है कि उस टाइम के जो लोग थे वो वेल स्टेबलाइज्ड थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपका उनकी लाइफ बहुत वेल स्टेबलाइज्ड थी। मतलब ऐसा नहीं कि वो इधर से उधर चीज़ घूमते थे, नहीं, वो अगर आपका टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं तो टेक्सटाइल का ही काम करते थे। जो स्टूडेंट्स जो आपकी गिल्ड के सदस्यों के, जो आपकी गिल्ड वस्तुओं की गुणवत्ता का क्या करती थी, वो आपकी गिल्ड जो होती थी आपको बताती थी कि भाई यार किस अब टेक्सटाइल वाले कितने अच्छी तरीके से आपका कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है। और क्या करती थी आपकी, जो भी वहाँ पे आपके काम करने वाले हैं, जो आपकी श्रेणी होती थी, वो आपका संगठन होता, श्रेणी होती थी, गिल्ड होती थी, वो आपका वहाँ के रूल्स बनाती थी, ठीक है। और वहाँ के जो भी आपको काम करने वाले होते थे, कंज्यूमर्स होते थे, आर्टिशंस होते थे, उनको क्या करती थी आपका प्रोटेक्ट करती थी। और वस्तुओं के जो भी प्राइजेज़ हैं आपका फिक्स्ड प्राइस रखती थी, उनकी कीमतें भी फिक्स्ड रखती थी। तो पता लगा जो आपका एक गिल्ड बनाने के कितने प्रॉफिट हुए कि सभी अपनी अपनी गिल्ड्स के अंदर, अपनी श्रेणियों के अंदर स्टूडेंट्स काम करते थे। और इस वजह से वो क्या करते थे, अपने जो उनकी जो भी श्रेणी में, उनकी जितनी भी गिल्ड के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आपका वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी देख रेख करते थे और उनका फिक्स प्राइस रखते थे। आपकी जो भी वहाँ पे आपका जो भी सामान है, गुड्स हैं, उनका फिक्स्ड प्राइस रखते थे। कितनी अच्छी उस टाइम पे क्या थी आपका व्यवस्था थी, ठीक है। अब जो गिल्ड्स के मेंबर होते थे, गिल्ड के सदस्यों के आचरण की निगरानी कौन करता था आपका, उनके लिए आपका एक कोड बनाया जाता था। आपका क्या बनाया जाता था, एक आपका गिल्ड कोड बनाया जाता था, ठीक है, जो आपके इन्फोर्स्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड डिसिप्लिन, जो क्या करता था आपके अनुशासन को लागू करता था, ठीक है। और जो आपके जितने भी क्या करता था, आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं, उनका क्या करता था, डिसिप्लिन में रखता था उनको। और इसके इन एडिशनल गिल्ड से फंक्शन एज बैंकर, फाइनेंसर एंड द ट्रस्टीज़। और जो भी इसके अतिरिक्त जो भी गिल्ड बैंक हो गए आपके, ठीक है, आपके जो भी बैंकर्स हो, फाइनेंशियल हो गए, आपके फाइनेंशियर्स हो गए, आपके साहूकार हो गए, जो आपकी वित्तीय संस्था हो गई आपकी, जो आपके ट्रस्टीज़ के रूप में भी क्या करते थे लोग, काम करते थे। देखो कितना अच्छा अरेंजमेंट करा था उस टाइम पे। अब आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हो स्टूडेंट, नासिक केव आपका इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, ये आप खुद ही पढ़ लेना स्टूडेंट। वैसे भी ऑलरेडी ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया है। अब स्टूडेंट्स इसमें बताया गया जो भी आपका प्री गुप्त पीरियड के बारे में, जो आपका प्री गुप्त पीरियड में जो भी आपका आर्थिक समृद्धि ने बाद के कालों में जो द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अचीव्ड ड्यूरिंग द प्री गुप्त पीरियड लीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द कल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेटर पीरियड। इसमें बताया गुप्त जो भी आपका प्री गुप्त पीरियड है, जो भी उस टाइम पे जो भी आपकी आर्थिक समृद्धि के बाद के कालों में जो आपका कल्चरल और आपका इकोनॉमिक आपके डेवलपमेंट हैं,
ठीक है। आर्थिक विकास के लिए एक आपका क्या तैयार किया था, आपका एक आपका स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन तैयार किया गया था, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ, आपका जो इंडस्ट्री कंटिन्यू टू एक्सपेंड, इसमें उद्योगों का विस्तार होता रहा, ठीक है। जैसे कि आपका कच्चे माल की उपलब्धता, आपके सपोर्ट बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड द स्किल एंड एंटरप्राइजेज ऑफ आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पर्सनस, जिसे कच्चे माल की उपलब्धता होती थी, कारीगरों और शिल्पों की दक्षता और आपकी उद्यमशीलता का क्या मिलता था स्टूडेंट्स, आपको समर्थन मिलता था, ठीक है। और जितने भी आपके लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते थे, आपके साहित्य और जो आपके पुरातात्विक स्रोतों में आपके किसके बारे में, आपका इसके अंदर क्या इंक्लूड था, सिल्क, कॉटन, वूल, ठीक है, लाइनिन, ठीक है, ये सब आपका इसके अंदर क्या था, इंक्लूड था। रेशम, सूती, ऊनी वस्त्र, लेनिन, विभिन्न प्रकार के आपके क्या थे, आपके क्या मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का इसके अंदर क्या मिलता है, टेक्सटाइल का इसके अंदर जिक्र मिलता है स्टूडेंट्स। डाइवर्स, अब इसके अंदर बताया गया उस समय जो आपकी वेविंग आपकी टेक्निक्स थी, आपकी उस समय बुनाई की अनेक तकनीकों का उस टाइम पे भी यूज़ किया जाता था स्टूडेंट्स, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, आपका मथुरा, काशी, कामरूपा जैसे आपके जो आपके इम्पोर्टेंट जो हब्स थे टेक्सटाइल को प्रोडक्शन करने के, ये आपका उस टाइम पे भी आपका क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, उस टाइम पे भी आपका बुनाई का काम किया जाता था। अब एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपके काशी, मथुरा, कामरूपा जैसे आपके जो भी केंद्र थे, वो क्या करते थे, आपका टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करते थे। क्या करते थे, टेक्सटाइल का आपका प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। रेफरेंस टू गाइडेड टू सिल्क वीवर्स फर्दर इंडिकेट द ऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसके अंदर बताया गया कि जो आपके जो रेशम बुनकर होते थे, ठीक है, जो रेशम बुनकर होते थे, रेशम इसमें आपका जो रेशम को बनाने वाले होते थे, ठीक है, उनकी गिल्ड के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। और आपके क्या बताया गया है इसके अंदर, आपके जो भी आपकी टेक्सटाइल होती थी वो क्या होती थी, आपकी ऑर्गेनाइज्ड आपकी नेचर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर आपका बताया गया जो वस्त्र उद्योग सुव्यवस्थित और संगठित था। अब आपने देखा उस टाइम पे कितनी सारी चीज़ें बनी, बुनाई भी होती थी, ठीक है, रेशम बुनकर भी होते थे उस टाइम पे, ठीक है। और भी आपका बहुत सारी कैटेगरी के आपको क्या मिल जाएंगे, आपको व्यापारी के इसके अंदर उल्लेख आपका जिक्र मिल जाएगा, ठीक है। और ये उस क्या बताता है, उस टाइम पे हाईलाइट करता है कि किस तरीके से आपका ग्रो किया हुआ था आपका ट्रेड, ठीक है, किस तरीके से आपका ट्रेड होता था, किन किन चीज़ों का ट्रेड होता था, सब चीज़ों के इसमें ट्रेड के बारे में क्या किया गया स्टूडेंट्स, आपको बताया गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम आपका किस पे, आपके चैप्टर का अब आपका क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, एक तरह से कह सकते हो एंड ही होने वाला है चैप्टर का। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आपका जो पुराने टाइम पे द फाउंडेशन ऑफ स्टेट इन सोसाइटी अर्ली इंडिया विल ट्रैकिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक लाइफ एंड कल्चरल ट्रेड्स। अब इसमें आपका क्या बताया गया, आपने भारत में जो राज्य है, आपका स्टेट है, आपका सोसाइटी है, आपका राजनीतिक जो भी संस्थाएं हैं, आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, आपके सामाजिक संरचना और आपके आर्थिक जीवन के विकास को आपने समझा इसके अंदर आपने। और आपने क्या क्या समझा इसके अंदर, आपने समझा इसके अंदर कल्चर को, ठीक है, आपने संस्कृति को समझा, वैदिक काल की संस्कृति से लेकर आपने जितने भी आपके बड़े साम्राज्य थे, आपने उसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझा। और जो भी आपका भारतीय समाज में आपकी जो भी आपके एम्पायर्स में सोशल पॉलिटिकल आइडियाज़ जितने भी आए,
ये सब चीज़ें आपने क्या की, समझी। और स्टूडेंट्स आपने क्या क्या समझा इस टाइम पे? इस टाइम पे आपने क्या देखा? आपने आपका जो भी इंडियन सोसाइटी के अंदर आपने क्या देखा? डेवलप, इसके अंदर देखा आपने आपके संस्कृति के बारे में देखा, ठीक है, ठीक है, संस्कृति के बारे में देखा। आर्थिक विकास ने भारत की आपकी किस तरीके से उसको नींव रखी, जो आज आप उपमहाद्वीप के जीवन को आकार। अब आपने इसके अंदर देखा कि किस तरीके से आपने यहाँ पे अपना एथिक्स आपने बताया, ठीक है, आपने अपने किस तरीके से अपना आइडियाज़ डेवलप किए, ठीक है, किस तरीके से आपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को आपने देखा। इस टाइम पे आपके अपने बड़े बड़े इस टाइम पे आपने साम्राज्यों को देखा, ठीक है, समाज को देखा। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपने देखी, जो आज के टाइम को भी क्या करती है स्टूडेंट्स, आपका आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है स्टूडेंट्स। आपने एंशियंट टाइम से लेके वैदिक टाइम लेके आपने 16 महाजनपद के आपके वुमेन की रोल के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, ठीक है, आपने पोर्ट्स के बारे में आपने सब कुछ देखा स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट्स आप लास्ट में इन सब चीज़ों को आज से इंटरलिंक करना, देखना कि आप उस चीज़ को इंटरलिंक कर पाते हो कि नहीं। अदरवाइज़ तो मैं तो हूँ ही आपके साथ, तो मैं अब क्या कहते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ही सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलें, आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ पूछना है, आपको कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। नेक्स्ट या तो मैं आपको अभी तो मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह दूंगी आपको, देन उसके बाद फिर मैं आपको इसके बुक्स के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी स्टूडेंट्स, इसका इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं आपके, उसके भी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका पॉलिटी का चैप्टर, इलेक्शन नाम है उसका, वो पढ़ाऊंगी। तो अभी आपने मेरी वीडियो देखी, आपने इतना सुना, उसके लिए स्टूडेंट्स थैंक्स। अगर आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे हिस्ट्री थोड़ा सा होता है स्टूडेंट्स ऐसा कि थोड़ा इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज़ समझ में नहीं आता। तो आप देखिए, कोशिश कीजिए आप धीरे धीरे समझने की।